ने आज पढ़ना है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। बता दें जो भी नए विद्यार्थी हैं, ये क्लास 40 मिनट चलती है। 5 मिनट शुरुआत में वार्ता होती है, अंत के 5 मिनट वार्ता होती है, कुल 40 मिनट पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से कुल 50 मिनट की आपकी है क्लास। ठीक है, सुन लीजिएगा। तो अभी आपके क्या पढ़ने का है, तो हम बता रहे हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, जिसे आपने जड़त्व का नियम कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि जो बल है, यानी कि जो ताकत है, वो मां के पास है। मां में ही ताकत है, बस इतना सा याद रख लो। मां में ही बल है, बस इतना सा याद रख लो। जिया और का रिप्लाई नहीं देते बेटा, तुमको तो मैंने बहुत बार रिप्लाई दिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारा नाम मैंने कई बार देखा है। मां में ही बल है, बस ये इतना सा याद रख लो। ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। बोले कैसे? हमने कहा देखिए, बल को दिखाते हैं एफ के रूप में और मां को लिखते हैं ऐसे, बस खत्म हो गया। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो इसमें क्या है? तो भैया एम क्या है? एम यहां पर है द्रव्यमान। एम क्या है? द्रव्यमान। और ए क्या है? ए है त्वरण। त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो ए तो है त्वरण और एम है द्रव्यमान। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये सवाल आपका निकल करके आता है, ठीक है? अच्छी बात है। तो अब बोले सर हम इसको कैसे समझें, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा चलिए अब हम कहना क्या चाहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा? हाँ भाई ममता शुक्ला, मेरा भी मैसेज देख लीजिए सर कभी। बेटा कहां पर मैसेज देखना है ये भी तो बता दो। क्वेश्चन सेक्शन के अंदर अगर भेजा है सबका, लास्ट में एक बार फिर इंतजार करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ लो एकदम, है ना? सुनो। तो अब सवाल बना कि सब कैसे पहचाने कि बल जो है वो मां में ही है। अभी हम बताते हैं, एक बार इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। भाषा तो तगड़ी लग रही है। संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर? संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर अप्लाई किए गए बल के समानुपाती होती है। बोले सर ये संवेग क्या होता है? हमने कहा कल भी बताया था, एम डॉट वी, यानी कि द्रव्यमान का जब वेग से गुणा होता है तो वो संवेग कहलाता है। बोले अच्छा, संवेग को व्यक्त किसके रूप में करते हैं? मैंने कहा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, समटाइम्स इसे पी से व्यक्त किया जाता है। बोले ठीक है, तो बोले संवेग जो है वो एम डॉट वी है। इसमें परिवर्तन की दर, संवेग एक बार और संवेग दूसरी बार। तो कॉमन सेंस लगाना, मैं आपको इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने एक लाइन लिखी, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में, अब आपको यह शब्द सुनने में फिलहाल भारी लग रहा है और लगना भी चाहिए, तभी तो आपको समझ में आने पर खुशी होगी। तो अब यह सवाल समझने से पूर्व हमारे सामने दो बातें लिखी हुई हैं। संवेग, संवेग बोले तो मोमेंटम। मोमेंटम को समझना हो तो इसको सूत्र के रूप में जानना होगा और वो होता है एमवी। अच्छा, परिवर्तन यानी कि चेंज की बात की जा रही है। अब चेंज हो मोमेंटम के अंदर, चेंज। दर, दर का मतलब होता है किसी टाइम के हिसाब से रेट निकाली जा रही है, इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। अच्छा, बोले समय के रेस्पेक्ट में होने वाला संवेग में परिवर्तन जो है वो बल कहलाता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स के, यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये तो हमने शब्द की व्याख्या करी। अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों, मैंने आपके सामने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा। सभी लोग तसल्ली से और समझदारी से समझ लेना, तभी मतलब समझ में आएगा। इधर देखिए, मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इधर से ताकत लगाना शुरू किया। माना कि यह ऑब्जेक्ट वर्तमान में अपनी मूल स्थिति ए पर है। मैंने इस पर दम लगाया और मैंने माना कि इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए एक्स ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का जो वजन है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो चीज है मेरे प्यारे साथियों, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मास एम है। बोले सर एक मिनट एक मिनट, आप एक बात बताइए सर, मास एम है, ये बात लिखने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा अभी बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनो। मैंने एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का मतलब भी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट्स से फोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी विषय वस्तु जो है, इस पर मैंने दम लगाना है। दम लगाना है तो मैंने कहा कि भाई दम लगाओ, तो धरती पर ही है, दम लगा रहे हो, तो मैंने इधर से दम लगाया, ये दम लगाना शुरू किया। अब दम लगाना शुरू किया तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, सरकता जा रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में गिर भी जाए। तो ये जो सरक रहा है, अब ये फोर्स के आधार पर सरक रहा है, लेकिन सरकने से इसके मास में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बुक ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई पैड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हमने इसके ऊपर ये वाली चीज जब लगाई है तो यहां का मास अपरिवर्तित है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन परिवर्तन किस चीज में हो रहा है, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको मास में बताया कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें यहां पर ये स्थिर था, मैंने यहां पर जब वजन लगाया तो ये मूविंग हो गया है, अर्थात पहले और वर्तमान के अंतर में यहां पर वेग परिवर्तित हुआ है। विस्थापन में बदलने की जो दर है वो परिवर्तित हुई है, डी डी अपॉन डी टी चेंज हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हुआ है, वेग आया है। मास क्या होता है शिका, मतलब वजन बेटा, यानी विस्थापन हुआ है अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ है। यहां वेग मान लीजिए शून्य था, अब ये जब गतिमान है तो वेग कुछ और है।
मेरे वजन, मेरे ताकत लगाने से इसके वेग में परिवर्तन हुआ है, यस और नो? पहले इतनी सी बात बता दो। यहां पर मेरे बल लगाने से इसका वेग अगर ए स्थिति पर, यानी स्थिति 1, मैं यहां पर कह रहा हूं पोजीशन ए, पोजीशन ए पर मास तो एम ही था, लेकिन जो वेलोसिटी है इसकी वो यहां पर शून्य थी। एक बार के लिए हम सोच के चल रहे हैं, या वेलोसिटी को कोई भी फॉर्मूला दे दीजिए, मतलब शून्य मत मानिए, आपको जो मानना है, धीरे से चल रही थी, मान लीजिए वेलोसिटी यू थी। क्लियर है? अब ये सरक करके इस तरफ पहुंचा और ये ऑब्जेक्ट तो एक्स ही रहा, पोजीशन बी पर पहुंच गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं बी पोजीशन की बात कर रहा हूं। बी पोजीशन पर, बी पोजीशन पर मास क्या रहा? मास तो भैया इसका इस बार भी क्या रहा, मैं आपको वो बता देता हूं, एम ही रहा, क्योंकि मेरे द्वारा एम में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट जो था वही है। फिर क्या हुआ? वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है सर, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है ना सर। मैंने कहा हाँ, तो मान लीजिए सर वेलोसिटी जो है वो v हो गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने ये कितनी देर में कार्यक्रम किया? बोले सर आपने टी टाइम में ये सारा काम किया, जो ताकत लगाई आपने इस टी टाइम में लगाई। मैंने कहा टाइम भी परिवर्तित हुआ होगा? हमने कहा बिल्कुल हुआ होगा। बोले कैसे? पहले टी बराबर कुछ भी था, टी आई था, अब टी फाइनल है, मतलब टाइम शुरुआती और टाइम फाइनल। बिल्कुल है, टाइम में भी परिवर्तन हुआ है, तो मतलब चेंज इन टाइम तो हुआ ही है। ऑब्वियस ही बात है ना, टी1 टी2 करके आप ले सकते हैं। हमने कहा ठीक बात है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई पोजीशन ए पर संवेग क्या था, पोजीशन 1 पर संवेग क्या था, तो आपने आंसर दिया एम यू था। क्लियर? मैंने कहा पोजीशन बी पर संवेग क्या था, आपने कहा एम वी था। बात आ गई समय में? ठीक है। परिवर्तन किस चीज के अंदर हुआ? तो बोले सर समय में परिवर्तन हुआ था। हमने कहा ठीक है। हमने कहा हमने बोला था कि ये फोर्स के समानुपाती होता है, क्योंकि जितनी ताकत लगाई उतना परिवर्तन होगा। बोले ठीक है। तो बोले सर एक काम करते हैं ना, इस परिवर्तन को नाप लेते हैं। हमने कहा नाप लो। हमने कहा भाई एम वी माइनस एम यू हुआ किस स्थिति में है? टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ है, यानी चेंज इन टाइम के हिसाब से। चेंज इन टाइम को मैंने एज इट इज शब्द लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोले चेंज इन टाइम और संवेग में परिवर्तन, ये किसके समानुपाती था? बोले सर ये फोर्स के समानुपाती था। हमने कहा चलो ठीक है। फिर क्या करें? हमने कहा इस चीज को ना इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बोले कैसे? हमने कहा देखो, हम इस तरह से लिख रहे हैं कि भैया फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और चेंज इन टाइम को मैं यहां लिख देता हूं डीटी। साइंस में मेरे प्यारे साथियों कोई भी छोटा परिवर्तन जो होता है ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है, डीटी। क्लियर? अच्छा, चेंज इन वेग हुआ है तो v माइनस यू। बोलो इतनी बात लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आप लोगों को त्वरण के बारे में पढ़ाया था। त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है? मैंने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन जो है वो वेग में परिवर्तन, मैंने कुछ सवाल भी कराए थे, वेग में परिवर्तन की दर v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनस माइनस t इनिशियल। याद है? वेग में परिवर्तन की दर। क्या आपको यहां पर यह नजर नहीं आ रहा क्या कि ये दोनों बातें अपने आप को यूं व्यक्त कर रही हैं कि वेग में परिवर्तन v और u, ये तो वेग में परिवर्तन है, ये समय में परिवर्तन है। अगर मैं इस चीज को यूं लिखता हुआ चला जाऊं, m और वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम में परिवर्तन, दैट इज a। वेग में परिवर्तन दैट इज ए, अर्थात त्वरण में मतलब जो मास इनटू त्वरण। अभी आप पूछेंगे सर ये प्रोपोर्शनलिटी इसका क्या है? बेटा ये जब हटते हैं तो नए कांस्टेंट डिराइव हो जाते हैं। आप केवल इतना सा याद रखिए कि फोर्स जो है वो समानुपाती होता है m डॉट ए के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति के अंदर मास गुणा त्वरण जो है उसके समानुपाती होता है बल। आपने जितना बल लगाया है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसी को ही हम संवेग में परिवर्तन की दर कहते हैं, जो कि किसके समानुपाती होती है? एफ के। जो हमने लाइन बोली थी कि मां में ही बल है, यानी कि एफ ए समानुपाती जो है वो एम ए है, हमने ये बोला था। ठीक है ना? कई बार इसके अंदर से इस समानुपाती को हटा करके, क्योंकि जब मीनिंगलेस हो जाता है, जब कोई रिलेटिव वर्ड होता है, तो इसे सीधा ही डायरेक्ट भी इज इक्वल्स टू लिख करके लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो आपको अल्टीमेटली मैंने समझा चाहे कुछ भी दिया हो, याद यही रखना पड़ेगा कि मां में ही बल है। मैंने समझा चाहे जो भी दिया हो, लेकिन याद आपको यही रखना पड़ेगा कि मां में ही बल है। बोलिए क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये। अगर आप ये नहीं सर मैं तो डेरिवेशन याद रख लूंगा, भाई मेरा काम था मैंने कर दिया, आपकी जमे तो करना नहीं तो मत करना। याद रखने पर यहीं से सवाल सॉल्व होगा जो आपकी परीक्षाओं में आता है। बोले अच्छा। बोले सर इसका कोई मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण भी है क्या? कैसे इस बात को समझा जाए, क्या मीनिंग क्या निकाला जाए? मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है जल्दी से बताइए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल ही सिखाया था। अच्छा, मास की, अब भाई आप जो भी लीजिएगा, ग्राम सीजीएस पद्धति ले रहे हैं, कौन सा पद्धति ले रहे हैं, तो भाई किलोग्राम ले लीजिएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज फोर्स।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, अब एक सवाल बेसिक सा बनता है, सर एक मिनट मुझे एक बात बताओ, इसका क्या उदाहरण है? मैंने कहा देखो, कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि जब भी कोई बॉलर जो है वो कैच पकड़ने के लिए बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ क्यों खींचता है? आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब जब भी क्रिकेट मैच को कभी नोटिस किया हो तो एक चीज आपने देखी होगी कि जब भी बॉल तेज गति से आ रही होती है तो जो कैच पकड़ने के लिए फील्डर होता है वो उस बॉल को पकड़ता है और ये पीछे की तरफ सरकाता है। क्यों भाई, पीछे क्यों खींचता है वो? बताते हैं। असल में आप जो है ना, अब इसको थोड़ा सा समझना, इसको जब समझ जाएंगे तो ही, किताब में लिखी हुई भाषा समझ में कम आती है लेकिन प्रैक्टिकली समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वो बॉल जो है ना वो एक्सेलरेशन से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रही है, ठीक है ना? जब वो नीचे आ रही है तो उसके अंदर एक संवेग है, बॉल का वजन है, साथ में उसका अपना त्वरण है, वो उससे नीचे आ रही है। अब आपने क्या किया, उसका जो मतलब उसकी वेलोसिटी है, बॉल की जब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी है, मास भी है उसका, और वो एक पर्टिकुलर संवेग से नीचे आ रही है। आपने उसके संवेग के बीच में हाथ लगा दिया। अब ध्यान से समझना, यही है सारी की सारी बात। जब वो इतनी तेज गति से आ रही थी, आपने उसके बीच में हाथ लगा दिया, अर्थात इतना बड़ा संवेग, इतनी तेज वेलोसिटी से वो आ रही थी, आपने उसकी तेज वेलोसिटी को अचानक जीरो कर दिया। आप सोच के देखें, अगर आप लोग, बॉल तेज गति से आ रही है, आपने बॉल को यूं पकड़ के होल्ड करना चाहा, तो उसकी वो जो तेज वेलोसिटी आप उसको जीरो कर रहे हैं, अर्थात वो अपने अंदर जो भर करके संवेग ला रही थी वो अब जीरो होने जा रहा है। तो उसके अंदर परिवर्तन बल के समानुपाती है। तो उस संवेग के साथ साथ जो बल चला आ रहा था वो आपके हाथ को फील हुआ। जब वो आपके हाथ को फील हुआ तो कई बार आपकी उंगली टूट जाती है, कई बार आपके यहां पर बहुत बुरी चोट लग जाती है, अगर आप कुछ नहीं कर, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको आते हुए लपकते लपकते पीछे ले लिया तो आपने अपने हाथ को उसके संवेग के साथ में घटती हुई दशा में एडजस्ट कर लिया। क्या आपको बात समझ में आई? कई बार आपने जूडो जूडो या ताइक्वांडो खेलते हुए, ताइक्वांडो में असल में चाइना वाले वो क्या कहते हैं, कुंफू आर्ट जिसे हम कहते हैं, कुंफू आर्ट अगर आपने देखा हो तो कुंफू आर्ट में कहते हैं कि जिन्हें निंजा टेक्निक या कुंफू आर्ट आती है वो इतनी दूर से, यानी कि जैसे मेरा लैपटॉप आपसे जितना दूर है, केवल इतनी दूर से मार करके, हाँ जी, केवल इतनी दूर से मार करके वो क्या करते हैं, मतलब ईंट लगी हुई है कोई ईंट की दीवार, और यहां से मारे और मार करके वो ब्रिक तोड़ देते हैं। अब आप सोचेंगे कि छोटी सी दूर पर वो जो कुंफू कराटे वाला आदमी है वो हल्का सा हाथ मार करके ईंट की दीवार तोड़ कैसे देता है? क्लियर है? तो अब यहां पर भी वही कंसेप्ट निकल के आता है कि वो कम दूरी पर भी लगी हुई ईंट की दीवार तोड़ कैसे रहा है। पहले उसने इतना तेज झटका मारा और जब तेज झटका दीवार पर जाकर के रुका तो वो झटका अपने साथ में जो एम वी ले गया था, यानी जो संवेग अपने साथ ले जा रहा था, वो वहां पर जैसे ही जीरो हुआ उसने अपना पूरा फोर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उस दीवार में कर दिया, और जैसे ही वो दीवार में उसने ट्रांसफर किया दीवार वहीं टूट गई। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ लोग अपने हाथ से ईंट तोड़ देते हैं। हाथ से ईंट तोड़ने के लिए अगर हाथ को आसानी से यूं ले जाके तोड़ते तो नहीं टूटती, एकदम झटके से तोड़ते हैं तो टूट जाती है। कोई भी ताकत जब बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अप्लाई की जाती है, या कोई भी एक्शन या कोई भी संवेग जब बहुत तेज गति से लिया जाता है, तो गति से चलती हुई चीज बहुत बड़े बड़े काम निपटा देती है। रीजन क्या है? रीजन भी इसके पीछे यही है, क्योंकि वो अपने साथ लाए हुए बल को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है, तो ये है संवेग परिवर्तन की दर जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी। तीसरा नियम है, आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे मैं आप में दो मारूंगा। ये जो है मेरे प्यारे साथियों न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, नॉन एज थर्ड लॉ। एवरी एक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसे हम न्यूटन का तीसरा लॉ कहते हैं। मतलब क्या है? अब देखिए, कई बार आप लोगों ने, मतलब ये वैसे तो नेचुरल लॉ है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को कुछ बोलोगे तो गांधी जी इस नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति थे, जो कहते थे कि कोई एक थप्पड़ मारे अपना दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हाँ, कोई गाल आगे करे ना करे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भैया आजकल जो नियम है वो लोगों ने बदल दिया है कि नहीं सर हम न्यूटन के जमाने के हैं, और न्यूटन जो है वही कह के गया था, हमने साइंस पढ़ ली है, कोई एक मारे उसमें कंटाप दोबारा न पटा दो। बोले अच्छी बात है। तो भैया ऐसी स्थिति में न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर गति, हर क्रिया अपने पीछे एक प्रतिक्रिया रखती है। बोले अच्छी बात है। तो अब हुआ क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, द पॉइंट इज, हर एक्शन के विपरीत मतलब रिएक्शन होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, अगर कभी आपने नाव में सफर किया हो, नाव में सफर किया हो, नाव से उतर करके कभी आप तल पर आ रहे हो, नाव से उतर के, नाव जहां पर खड़ी है वहां से उतर करके जब नाव के तट पर जहां पर नाव बांध रखी है वहां उतर के आते हैं, तो आपके उतरने से नाव पीछे सरक जाती है। मतलब आप तो आगे आ रहे हैं, नाव पीछे सरक गई।
ये आपको बड़ा अटपटा लगता है, जिसमें कईयों को गिरने का डर भी लगता है, ठीक है, लेकिन ये तो नाव थी जो सरक गई। वास्तविकता में इंसान पृथ्वी पर चल इसी नियम के कारण रहा है। हम और आप अगर पृथ्वी पर चल रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है ना, इसके पीछे का नाम क्या है। हाँ, ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं, पर सर किसी क्रश को आई लव यू बोलने पर वो आई लव यू टू नहीं बोलती। बेटा ये बोलने पर अप्लाई नहीं होता ना, मतलब बोलने के ऊपर अप्लाई नहीं होता, मैंने समझाया ना, एक्शन नहीं है बोलना, थोड़ा फर्क है, थोड़ा समझो, मतलब एक्शन पर होता है बेटा, ये एक्शन नहीं है, थोड़ा सा साइंस वीक है आपकी, है ना। हाँ जी, तो इधर क्या है ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या कहा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो हमारे चलने के सिद्धांत को समझा रहा है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। आप चल कैसे रहे हैं, जमीन पर जब आप चल रहे हैं तो जमीन पर आपके जो कदम है वो जमीन को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो ताकत है ना वो जमीन पर इसलिए लग रहा है ताकि आप जमीन को पीछे धकेल सकें, लेकिन जमीन जो है वो अडिग है, वो रुकी हुई है, वो आपको आगे चलने का धक्का दे देती है, इसी कारण से आप आगे निकलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सामान्यतया आप इसे घर्षण बल कहते हैं कि घर्षण के कारण व्यक्ति आगे चल रहा है। वास्तविकता में वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। आपने एक्शन लगाया था जमीन पर कि भाई मैं जमीन तुझे पीछे धकेलना चाहता हूं, क्योंकि आपका पैर आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आप जमीन को पीछे धकेलना चाहते हैं, जैसे स्विमिंग के दौरान होता है। स्विमिंग में जो स्विमर होता है वो अपने हाथ से पानी को पीछे छोड़ना चाहता है, पानी को पीछे छोड़ना चाहता है, और उसके पीछे छोड़ने से वो खुद को आगे धकेलना चाहता है। लेकिन जब वो हाथ पानी पर मारता है तो शरीर आगे तो बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना जमीन पर अगर वो हाथ मारे तो आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जमीन पर उसे प्रॉपर घर्षण मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है। अगर आप किसी चिकनी सतह पर चल रहे हैं, किसी ग्रीस लगे हुए स्थान पर कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जनाब आपका पैर स्लिप मार जाएगा, और आप स्लिप मार जाएंगे अर्थात आपको रिएक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ये दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण भी देख लीजिएगा। आप कोई भी कार्य, मतलब अगर मान लीजिएगा, मतलब व्यवहारिक तौर पर आप बहुत सारे उदाहरण इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे अगर आप बंदूक का कभी रिहर्सल किए हो, बंदूक चलाए हो, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग नहीं चलाए होंगे, लेकिन हाँ, जैसा कि ट्रेड मिल में होता है, आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप में से किसी ने गन चलाई हो तो गन चलाते समय एक बहुत जबरदस्त पुशबैक आता है पीछे की तरफ, क्योंकि गोली जब निकलती है बाहर तो वो पीछे दम लगाती है तो आगे बढ़ती है, क्योंकि एक्शन है उसका आगे जाना, लेकिन पहले वो एक्शन उल्टा करती है तो रिएक्शन में वो आगे निकलती है। मतलब क्या हुआ, अगर गोली आपने चलाई तो गोली में क्या होता है कि गोली की जो असली ताकत है वो अपोजिट दिशा में लग रही है। जब अपोजिट दिशा में उसने ताकत लगाई तो वो पिस्टन जो पीछे की तरफ उसको धकेलती है वो फिर रिएक्शन में उसे दूर भेजती है। अगर आपने गोली नहीं चलाई तो आप अपने घर में आपकी माताजी, बहन जी, इनके द्वारा जो बाल में बांधा जाने वाला रबड़ है, बालों में जब वो रबड़ बांधते हैं, अगर आपने वो देखा हो तो उस रबड़ को अपने हाथ में लीजिएगा, दो उंगलियों में यूं फंसाइएगा, पेन को अथवा पेन के कैप को आप इस तरह से लीजिएगा, उस पर यूं खींचिएगा, और खींच करके जब आप छोड़ेंगे तो आपका पेन आगे बढ़ेगा। अर्थात आपका एक्शन है उसे यूं पीछे खींचना। अब रबड़ की बारी है, वो रिएक्शन देगा। इस प्रकार की गतियां आप लोगों ने कई बार जो गुलेल होती है, बंदर भगाने में आप काम में लेते हैं, उसे लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही होता है। गन चलाने में जबरदस्त तरीके का मेरे प्यारे साथियों एक रिएक्शन निकल करके आता है, ठीक है ना। हाँ, बचपन का खिलौना यही होता था, और खेलने में मजा तो आज भी बहुत आता है ना। और गुलेल चलाने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन गुलेल का उपयोग आदमी सोचता है कि आज ही मैं निशांची बन जाऊं, और वो निशांची बनने के चक्कर में चिड़ी मार बन जाता है, और वो चिड़ियाओं को मारने लगता है, कबूतरों को मारने लगता है। वो थोड़ा ठीक नहीं है ना, चिड़ी मार होना किसी के लिए भी सही नहीं है। पाकिस्तानियों को ही चिड़ी मार रहने दो। तो मुद्दा क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तीर धनुष भी इसी सिद्धांत पर, यानी अब आपके दिमाग में पिक्चर बन चुकी है कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑन रिएक्शन, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, अंदर क्लियर है। अच्छा, ये लार्ज फोर्स, सर हमारा गोट है, गोत है। अच्छा, गुलेल आपका गोत है, सुनीता बानो। चिड़ीमार गोत है क्या आपका, मुझे नहीं पता है भाई, चिड़ीमार गोत होता ही नहीं है। अच्छा, गोत्र होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक है, चलिए, गोट बोला है, अच्छा होता होगा, चलिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं मास में और वेट में। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स का काजल जब मल्टीप्लाई हो जाता है मास के साथ में तो ग्रेविट वो बन जाता है। गोत्र क्या होता है, रेणु साक्य। बेटा जो सरनेम है सामान्यतः इसे गोत्र के नाम से जाना जाता है। शिपाली सिंह कह रही है सर यू आर सो क्यूट, सॉरी टू से। भैया इसमें सॉरी क्या बोल रही है, तारीफ है ये तो, चल जाएगी, लोड मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपल्स है ए लार्ज फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम
and produces a large change in its momentum, it is called impulsive force. ये क्या होता है? अरे तो एल के वर्मा, ये स्टैटिक जीके का ही कोर्स चल रहा है मेरे भाई, और क्या चल रहा है ना भाई? राजेश ठाकुर पुरानी क्लास देख लो, सीजीएस वगैरह सबका फुल फॉर्म पता चल जाएगा। हाँ हाँ, देखो मतलब लड़के जो है वो यही देख रहे थे कि सर के चेहरे पर खुशी कितनी जल्दी आती है ना। हाँ बेटा वाह, जैनुद्दीन, जैनुद्दीन तुम यही नोटिस कर रहे थे, सर तो खुश हो जाएंगे तारीफ सुन के। वाह बेटा बहुत सही, इतनी देर से खासा नहीं जा रहा था हमसे, अब एकदम चेहरे ब्लश करने लग गए हम, देख रहे हो कैमरा कलर बदल रहा है हमारा। बहुत सही, आ जाओ। तो मुद्दा क्या है? एक ऐसा बल जिसकी वजह से एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर मोमेंटम में लार्ज चेंज होता हो। ध्यान से समझिएगा, चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स के कारण होता है, ये तय है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, लक्ष्मी सही कर रही, तुम भी तारीफ करो, सही है, बहुत बढ़िया। अब तारीफ से हम प्रसन्न हुए, पढ़ लो भैया 5-7 मिनट और। इधर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हम। संवेग हम सब जानते हैं, लेकिन आवेग क्या है? संवेग तो हम एम डॉट वी जानते हैं, क्लियर है। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि एक छोटे से डिफरेंस में, मतलब एक छोटे से टाइम स्केल में, अब शॉर्ट टाइम स्केल का कोई पैमाना होता नहीं है, इसलिए सेकंड ले लिया कि सेकंड के अंदर संवेग में हुआ परिवर्तन इंपल्स कहलाता है। तो असल में इंपल्स जो है वो ये समझिए कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का ही दूसरा नाम है, इंपल्स। ऐसे a fielder lowers its hand when catching a cricket ball cause because of lowering his hand he increases the time of contact for stopping the ball, यही हम समझाएं। Therefore fielder has to apply lesser force to stop the ball, the ball will also exert a lesser force on the hand of the fielder, यही तो अभी हम समझाए हैं। Wagon of a train are provided with the buffer to increase the time of impact during jerk and therefore decrease the damage. Vehicle like scooter, car, bus, truck are providing with shockers। ये सारी की सारी बातों में से अभी मैंने आपको समझाई जो बातें हैं, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, ध्यान से समय, समय के सापेक्ष हो रहा है ना बेटा, सेकंड इसलिए आ रही है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो हमने संवेग में परिवर्तन लिया, संवेग में परिवर्तन की दर हमने शुरुआत में ही बोल दिया है कि वो क्या है, फोर्स के समानुपाती है। हम यही बोल रहे हैं कि संवेग में हुआ तात्क्षणिक परिवर्तन आवेग है। बात तो एक ही कह रहे हो सर, यानी कि आप उसी वाले फोर्स का नाम आवेग दे रहे हो जो संवेग में परिवर्तन कर रहा है। फिर से समझो, मैंने कहा एम वी में होने वाला परिवर्तन, इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के जो बात सिखाई ये वाली, ये भी संवेग में परिवर्तन की दर थी। इधर देखो, यहां भी क्या लिख रहा है, शॉर्ट इंटरवल के अंदर लार्ज चेंज इन मोमेंटम, चेंज बस बड़ा हो गया है। अब बड़े की कोई परिभाषा है क्या? इतने से बड़ा होगा तो आवेग कहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर शॉर्ट टाइम की कोई परिभाषा है क्या? ये भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो सर कि आपके जो संवेग में परिवर्तन दिखता हो, मीजरेबल बड़ा चेंज दिखता हो कि हाँ भाई देखो कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, लेकिन लिखा तो नहीं ना कि 10 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, लिमिट तो नहीं है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि संवेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष जो यहां लिखा हुआ है वही चीज यहां भी लिख रहे हो, लेकिन अंतर लार्ज और स्मॉल का है। लार्ज परिवर्तन मोमेंटम के अंदर कम समय के अंदर हो रहा हो तो वो इंपल्स कहलाता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी बोल दो, तो बेटा हम क्या मतलब बोल क्या रहे हैं, हम अंडरलाइन भी इंग्लिश किए हुए हैं, पढ़ा भी वही सब रहे हैं, चाहते क्या हो। अच्छा, तो अब सवाल बनता है कि बॉल वाला एग्जांपल तो आपने समझा दिया सर, अब दूसरा हम उदाहरण बना रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है। कई बार उदाहरण से ही सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी ट्रेन को इंजन से जुड़ते हुए देखा हो, जो बोगियां होती है ना, आप बोगियों को कभी देखना जब इंजन से वो जुड़ती हैं, तो बहुत सारे लोग तो उस कपल को देखने आते हैं जब कपलिंग ऑफ बोगी एंड इंजन हो रही होती है। आपको भी कभी सौभाग्य मिला हो तो इंजन और ट्रेन जब आपस में जुड़ रही होती हैं तो बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है तमाशा देखने वालों की, देखा होगा आपने, है ना। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में वो तमाशाबीन क्या देख रहे होते हैं, जो इंजन है ना वो बड़ा बेरहम तरीके से आता है कपल करने, मतलब वो बेचारा मौसम बनाता है, अब हल्के से सरकते हुए तो आ नहीं पाता, वो आता है और धार से जुड़ता है, देखा होगा आपने, है ना। आता है और धार से जुड़ता है, ऐसा लगता है बढ़िया वाली एक्सीडेंट होगी, लेकिन फिर भी सवारियों को इतना तेज झटका नहीं लगता। हाँ, और आते एकदम फिर चिपक जाता है, सवारियों को बहुत तेज झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस कपलिंग के समय ना मतलब एक इस प्रकार की, अगर आपने देखी हो जहां पर इंजन जुड़ता है, इस प्रकार की शॉक एब्जॉर्बर्स लगी होती हैं जहां पर वो जुड़ता है, यहां पर टक्कर होती है। इंजन की तरफ से भी इसी प्रकार का जुगाड़ आ रहा होता है, इंजन के पीछे लगा हुआ। जैसे ही इंजन अपना पलटी मारता है इसके इस तरफ, इधर बोगियां हैं, यहां पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा करके पीछे सरकती हैं, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। कभी नोटिस करिएगा, और नहीं तो हाँ, है ना, कभी नोटिस करिएगा, वो जो असल में एक साथ जो हो रहा है ना घटक से एकदम, वो असल में शॉक एब्जॉर्बर है, जिसे आप शॉक एब्जॉर्बर या शॉकर कहते हैं। क्लियर है? वो जो शॉकर है ना वही आपको झटके नहीं लगने दे रहा, क्योंकि जो इंजन अपने साथ मोमेंटम लाया था, वो मोमेंटम का नुकसान बोगी को हो सकता था, बोगी पे भी वो मोमेंटम जा सकता था,
लेकिन वो मोमेंटम को बोगी ने शॉक एब्जॉर्बर के माध्यम से मेंटेन कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जब तेज गति से आती हुई बॉल को बॉलर ने एकदम नहीं रोका, उसे यूं सरकाते हुए पीछे ले गया, यानी कि उस चीज के मोमेंटम को होल्ड कर लिया। यानी फोर्स को होल्ड करने का तरीका है कि आपने शॉक एब्जॉर्बर लगा दिए। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा, तीसरी चीज देखते हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो कभी आप गाड़ी में बैठकर जब जाते हैं तो जितनी अच्छी गाड़ी होती है उसके अंदर उतने ही अच्छे शॉकर्स होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, असल में शॉकर्स क्या है? शॉक एब्जॉर्बर है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आप जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप गाड़ी में अपना द्रव्यमान लेके बैठे हुए हैं, आपके साथ में एक्सेलरेशन भी चल रहा है क्योंकि आप गाड़ी में गतिशील हैं। जब वो किसी गड्ढे में बैठती है तो धार से, अगर आप कभी टेम्पो वगैरह में बैठे हो ना, जो मतलब बिना शॉकर के कमानी पे चल रहे होते हैं, तो भैया ऐसे उछाटते हुए ले जाते हैं जैसे आप बॉल हैं। लेकिन आप किसी अच्छी गाड़ी में चल रहे होते हैं तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप मतलब किसी जर्क को क्रॉस भी किए। क्यों? क्योंकि उन शॉकर्स ने उस जर्क को अपने अंदर एडजस्ट कर लिया। तो ये सारा एक ही कंसेप्ट है, इंपल्स को मेंटेन करना। ठीक है ना? तो उम्मीद है सभी साथियों को ये बात समझ में आ रही होगी। इसी के आधार पर मैंने अभी हाल आपको फ्रिक्शन भी समझाया था। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स which opposes the relative motion of two bodies when one body actually moves and tries to move over the surface of another body। मैंने आपको समझाया ना घर्षण के दौरान क्या हो रहा है। देखिए, सिंपल सी बात समझना, घर्षण असल में है क्या? जब कोई एक परत किसी दूसरी परत पर चलने का प्रयास करे, आप परत को शीट समझिए, अपने आप को समझिए, कोई भी चीज समझिए, लेकिन साइंटिफिक भाषा में अगर मैं बात करूं, कोई एक परत दूसरी परत पर चलने का प्रयास करे तो नीचे वाली परत के द्वारा ऊपर वाली परत पर लगाया गया प्रतिरोध ही घर्षण कहलाता है। ये तो है साइंटिफिक परिभाषा। जो आप लोग घर्षण की बात कर रहे हैं वो असल में एक प्रकार की शांता है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी का मतलब कि एक परत दूसरी परत को चलने से रोकना चाह रही है। यही वो घर्षण है जो कि एक दूसरे को ऊपर से निकलने से रोक रहा है। घर्षण के फायदे भी हैं और घर्षण के नुकसान भी हैं। अगर किसी इंजन के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इंजन की बॉल बियरिंग खराब हो जाएंगी। आप सोच के देखिए, कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि कई बार आपके गाड़ी के जो पहिए होते हैं, अच्छा आप में से बहुत सारे लड़कों ने, स्पेशली बॉयज के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, और जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, अब तो पता नहीं लोग खेलते हैं या नहीं खेलते, कांच की गोलियों से आपने गोलियां खेली होंगी, है ना? कांच की गोलियां खेली हैं आपने, है ना? कांच की गोलियों से तो कंचे खेले होंगे आपने, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने लोहे की गोली से कंची खेली है? कंची बोलते हैं जिसको, लोहे की गोली से, है ना? जिसमें से कई कलाकार उसे अंटा बोलते थे, हमारे यहाँ अंटा बोलते थे। अगर देखिए तो ठीक है, नहीं देखा है तो हम बता रहे हैं। वो असल में अंटा, हाँ याद आ गया। हाँ, वो अंटा होता क्या था? वो बॉल बियरिंग्स हैं। वो असल में क्या होती हैं? बॉल बियरिंग्स होती हैं, बहुत ही मतलब भारी, एकदम ठोस लोहे की बनी होती हैं। उनका उपयोग क्या होता है? अच्छा, अगर कभी आपने साइकिल के पहिए को नोटिस किया हो तो साइकिल का जो पहिया है ना, वो साइकिल के अंदर अगर आपने, वही चीज है ना, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को नोटिस करते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये सारे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपको पता होने चाहिए। ये साइकिल का पहिया है। मैं अगर आपको साइकिल यहां पर बना करके, पहिया बना करके दिखाऊं, ऐसे समझना। ये असल में मैं पहिया बनाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ बात सिखानी है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। यहां पर सारी की सारी आरी जुड़ी होती है पहिए के अंदर। यहां पर एक एक्सल पार हो रहा होता है, मतलब यूं करके, अगर आपने देखा हो, मतलब पहिए के बीचों बीच यूं, मतलब पहिया जो है वो चारों तरफ से यूं रिंग खा रहा है और बीच में एक एक्सल है जिसके सापेक्ष ये पहिया घूमता है। ठीक है ना? हाँ जी। तो असल में ये पहिया घूमता है और ये एक्सल फिक्स रहता है, मतलब यूं समझिए, इस एक्सल पर पहिया गोलम गोल चक्कर लगा रहा होता है ना? देखा होगा। इसी को ही हैंडल से जोड़ रखा होता है हम लोगों ने। यही हैंडल से कनेक्ट होता है, यहीं से पहिया बंधा होता है। ठीक है? तो बेटा, इस एक्सल के चारों तरफ, मान लीजिए ये एक्सल है, इसके चारों तरफ पहिया चक्कर काट रहा है। इसके चारों तरफ इस रिंग में ये एक्सल इस पहिए को घर्षण देगा। घर्षण क्यों देगा? चलने नहीं देगा, क्योंकि भाई हम भी लोहा और तुम भी लोहा, हम नहीं चलने देंगे, घिसेंगे। और पहिया जो है वो बहुत चरमराई हालत में चलता है। ऐसी स्थिति में अगर आप साइकिल की सर्विस कराने जाते हैं तो आपका पहिया जब खुलता है तो आपको पता चलता है कि उस पहिए के अंदर प्रॉपर तरीके की एक पिस्टन सी लगी हुई है, मतलब चारों तरफ का एक कुछ बोल सकते हैं, उसको नाम याद नहीं आ रहा है, वो लगा हुआ है, जिसमें बकायदा ग्रीस लगी हुई है, जिसमें छोटी छोटी बॉल बियरिंग्स लगी हुई हैं। और वो जब सर्विस करता है तो उसमें आपकी बॉल बियरिंग्स को बदल देता है, उनमें थोड़ी सी ग्रीस लगा देता है। अब आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, हाँ, फेयर व्हील कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ, स्मॉल बॉल बियरिंग्स होती हैं अगर आपने देखी हो। ठीक है ना? मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वो जब आप देखेंगे तो होता क्या है, आपके द्वारा थोड़ी सी भी मेहनत पर वो बहुत बढ़िया से मूव करता है। तो अगेन उस बॉल बियरिंग ने क्या किया? अब आते हैं आपके साइंटिफिक कंसेप्ट पर। आइए अब मैं आपको साइंटिफिक कंसेप्ट बताता हूं। सबको ये तो समझ में आ गया कि बॉल बियरिंग नामक कोई चीज होती है। अब मैं आपको बताता हूं बॉल बियरिंग होती क्या है। देखो बेटा, यहां पर होती हैं बॉल्स, ऐसे 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 बॉल्स लगी होती हैं। ठीक है ना? अच्छा, बोले सर चलना तो पहिया इसके ऊपर ही है, फिर बॉल्स की क्या आवश्यकता थी? अभी बताता हूं। एक परिस्थिति तो आप ये ले लो और एक परिस्थिति ये ले लो।
कैसी? सर ये बनाना क्या चाह रहे हो? मैं कहा देखो बेटा, ये पहिए का एक्सल है, मतलब पहिए का वो चीज है जो घूमेगा, मतलब पहिया तो यूं है, मतलब ये चारों तरफ पहिया है, ऐसा चौकोर सा पहिया नहीं है, ये पहिया है मान लीजिए। अब ये पहिया है, ये इसका अंदर का हिस्सा है, ये आपका वो एक्सल है जिस पर इसको घूमना है। जब ये घूमेगा तो देखो, अंदर वाली सरफेस ए और बाहर वाली सरफेस बी, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पूरी तरह संपर्क में है। दोबारा देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह संपर्क में है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जब ये पूरी तरह संपर्क में है तो सरफेस एक दूसरे पर पूरी तरह रगड़ खा रही है। इस रगड़ के कारण जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, घर्षण उतना ही अधिक होगा। देखना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा मैं आपको अभी। जितना ज्यादा घर्षण होगा, ताकत उतनी ज्यादा उसको हटाने में लगानी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में बॉल्स डाल दी। अब आप पूछेंगे बॉल का फायदा क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूं। बेटा, बॉल का फायदा यह होता है कि ये वाली जो बॉल बीच में डाली है ना, ये बॉल अब ऊपर वाली सर्कल ये थी, नीचे वाली सर्कल ये थी। अब अगर आप बॉल को नोटिस करो, देखो ध्यान से नोटिस करना, बॉल का इतना सा ही एरिया ऊपर वाली सर्कल के टच में आ रहा है और इतना सा ही एरिया नीचे वाली सर्कल के टच में आ रहा है। संपूर्ण एरिया एक दूसरे को नहीं छू रहा है। इवन बॉल का भी केवल ऊपर का टिप और नीचे का टिप संपर्क में आ रहा है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो घर्षण की संभावना है वो कम हो गई। बॉल बेयरिंग क्यों लगाई गई? कंसेप्ट सीखा आपने? देखिए, हर चीज का प्रैक्टिकल है। बॉल बेयरिंग क्यों लगाई गई? क्योंकि इसकी वजह से सरफेस एरिया जो कि घर्षण करता है वो खत्म हो गया। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता हूं। क्या कभी आपने देखा कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के पहिए जो हैं वो, अगर नोटिस करिएगा, पहिए इतनी भारी भरकम ट्रेन, मतलब मेरे जैसे जाने कितनों को ही बिठा करके ले जाती है ट्रेन, लेकिन पहिए इतने पतले पतले होते हैं, को देख के तरस आ जाता है कि यार ये मतलब कैसे हो पाएगा यार, इतने पतले पतले पहिए लेके निकलती है। कारण पता है क्या है? उसके पीछे भी कंसेप्ट ये है, अगर आप पहिया बड़ा लगा दिए, अगर आप पहिया बड़ा लगा दिए तो जनाब वो दूसरी सरफेस पर इतना घर्षण पाएगा, इतना घर्षण पाएगा कि ट्रेन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इंजन को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए मजबूत लोहे के जितने पतले टायर बना सकते हो, वो उतना ही कम घर्षण अप्लाई होने देगा और उतना ही जल्दी वो लुढ़केगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अर्थात घर्षण किसके समानुपाती होता है? अपने लिए उपस्थित सरफेस के। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताएं, अगर कभी आप लोगों ने वो देखा हो, क्या बोलते हैं उसको यार, साइकिल भगाई है आपने, मतलब साइकिल जो रेसिंग साइकिल होती है, अगर आपने देखा हो तो रेसिंग साइकिल में पहिए एकदम पतले रखे जाते हैं, मतलब हेयरलाइन टायर बोला जाता है उनको। बहुत ही पतले टायर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। बात समझ में आ गई? मोटे टायर की साइकिल अगर आप लेते हैं तो पैर बहुत तेज दुखता है क्योंकि घर्षण बहुत ज्यादा है। फिर एक बच्चा पूछ रहा है कि बुलेट ट्रेन का क्या कंसेप्ट है? बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट केवल यही नहीं है, बुलेट ट्रेन से ज्यादा अच्छा है, मैं मैगलेव ट्रेन के बारे में आपको बताऊं। मैगलेव जो मैग्नेटिक ट्रेन के ऊपर चली जाएगी, उसमें क्या है कि घर्षण को खत्म करते हुए जमीन से ऊपर उठा के ट्रेन चलाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। वो जमीन से उठ के चलती है, जो कहीं स्पर्श नहीं होती। हाइपर लूप नहीं है, वो मैगलेव ट्रेन है। बात आ गई समझ में? ट्रेन डोलती नहीं है बेटा, मैग्नेट को बहुत अच्छे से बैलेंस किया जाता है।